आज हम ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेके आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी एक परिचय। आज हम पिछले लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उस सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एक सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट होते हैं और उनमें से एक प्लैनेट हमारे पास है, कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी वो प्लैनेट है जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 70% जल और 30% स्थल है, या 71% जल या 29% स्थल है। जो भी डेटा है उस हिसाब से चलता है, आपको एग्ज़ाम में जो मिल जाए वो लगा सकते हैं। अब 70-30 चल रहा है आजकल, तो वो ही मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो जो पुरानी किताबों में लिखा 29-71 है। चलिए, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जल पाया जाता है। पृथ्वी पर जल पाए जाने की वजह से ये एक अपने आप में एक अलग ग्रह हो जाता है और इसी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो हमें इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, एक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। पृथ्वी का इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये। इससे मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और धीरे धीरे करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको आराम से रोक रोक कर समझ के देखिएगा। पृथ्वी की कुछ बेसिक जानकारियाँ। पृथ्वी की कुछ बेसिक जानकारी में पहली चीज़, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो लोग कहते हैं सर गोल है, कुछ लोग कहते हैं सर संतरे के जैसी है, कुछ लोग बोलते हैं सर सेब के जैसी है। नहीं, पृथ्वी की आकृति जो एग्जैक्ट है वो ना अंडे के आकार की है, ना संतरे के आकार की है, ना सेब के आकार की, ना गोल है। ये किस प्रकार का है? इसका एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है, भू आब। भू आब मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे जियोइड। ठीक है, हमारे पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड शेप में है। जियोइड का मतलब क्या है? पृथ्वी पोल्स पर चपटी है और विषुवत रेखा पर चौड़ी है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी की आकृति कैसी है? भू आब। भू आब मतलब जियोइड। ठीक है, पृथ्वी को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर पृथ्वी को समझ सकते हैं। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है पोल्स पर चपटी और विषुवत रेखा पर चौड़ी है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपकी विषुवत रेखा। और ये आपका क्या है? ये ध्रुव है। ठीक है, तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर चौड़ी है। तो पृथ्वी की अक्ष दो है, एक आपकी विषुवत रेखीय अक्ष है और दूसरी कौन सी अक्ष है? ध्रुवीय अक्ष। अब बड़ी कौन सी होगी? विषुवत रेखीय अक्ष। और छोटी कौन सी होगी? ध्रुवीय अक्ष, क्योंकि ध्रुव चपटा है। अब ये जो अक्ष है, ये पूरी अक्ष को अगर दो हिस्सों बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो ये एक हिस्सा कहलाता है त्रिज्या। तो इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय त्रिज्या। इसी तरह से इस वाले को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय त्रिज्या। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो यहाँ से निकल के आता है। विषुवत रेखीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या के बीच का अंतर कितना होता है? इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो अंतर होता है 21 किलोमीटर का। ठीक है, अगर त्रिज्या की जगह वर्ड यूज हो जाए अक्ष, अगर त्रिज्या की जगह वर्ड यूज हो जाए अक्ष, तब आंसर चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा 42 किलोमीटर, 2 गुना। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का घनत्व 5.52 नहीं, पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, पृथ्वी जैसे प्याज के छिलकों में बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है, हमारी पृथ्वी में भी बहुत सारी लेयर्स हैं और इसमें मोटी मोटी 3 लेयर हमें मिलती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं भूप्रापर्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। बीच वाली लेयर जो होती है इसे हम बोलते हैं मेंटल, और अंदर वाली लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं क्रोड या कोर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है, हमारी पृथ्वी में बहुत सारी परतें हैं और हर परत अपने अलग अलग तरीके से बनी है। ठीक, इस पे अंदर सबसे अंदर बहुत ही डेंस मटेरियल है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 13 से भी ज़्यादा। मिडिल वाले की डेंसिटी 11 है, सतह वाले की 3 है। इस तरह से पृथ्वी की औसत घनत्व जो है वो कितना है? 5.52। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.52। ठीक है, पृथ्वी की एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स।
4.6 बिलियन ईयर्स। पृथ्वी एक आग का गोला थी, ठीक है। हमारी पृथ्वी एक दिन में नहीं तैयार हुई। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी एक आग का गोला थी और वो धीरे धीरे ठंडी हुई। जैसे जैसे वो धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसके ठंडे होने पर भारी तत्व जो थे वो कहाँ चले गए, वो उसके केंद्र में चले गए और क्या बन गया, क्रोड, इसका केंद्र। और जो हल्के तत्व थे, जो उससे हल्के तत्व थे, वो कहाँ पर आ गए, उसके ऊपर, जिससे क्या बन गया आपका मेंटल। और जो बहुत ही हल्के तत्व थे वो उसके ऊपर चले गए और उसके ऊपर जाने से क्या बन गया आपका भूप्रापर्टी। तो इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ और जो बची कुची गैसें थी वो गैसें और बाहर निकली, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसको रोका और क्या बन गया, वायुमंडल। तो इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी की एज है 4.6 ईयर। 4.6 ईयर में 4 बिलियन ईयर्स तक पृथ्वी एक आग के गोले की तरह जलती रही और 0.6 ईयर में वो पूरा ठंडा होकर पृथ्वी आज के स्वरूप में बन गई। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी ने अपना आधे क्या 90% ज़्यादा समय जलने में नहीं बिता दिया आग की तरह। तो आप इसे समझ सकते हैं। अब पृथ्वी की जो सबसे आउटर लेयर है ये बनी है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं Cl, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। पृथ्वी की जो बीच की लेयर है, मेंटल बोलते हैं, वो सिलिकॉन और मैग्नीज से बनी है, तो सीमा। और सबसे अंदर की जो लेयर है निकेल और आयरन, नाइफ है। सियाल, सीमा और नाइफ है। तो इसे हम बोलते हैं अर्थ की लेयर और अर्थ का स्ट्रक्चर, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पलायन वेग, पृथ्वी का अपना एक पलायन वेग है। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम पलायन वेग की बात करते हैं तो पलायन वेग होता क्या है, हमें इसे समझना है और इस पर डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन किसी भी वस्तु को अगर हमें पृथ्वी के बाहर भेजना है तो हमें उसे एक ऐसा वेग देना पड़ेगा जिस पर उससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कार्य ना करे। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हर चीज़ को उसके केंद्र की ओर खींचता है, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, हर चीज़ को उसके सेंटर की ओर खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। यकीन ना हो तो आप कभी छत से कूद के देखिए, नीचे ही गिरेंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंकोगे तो कहाँ आएगी, नीचे। तो किसी चीज़ को हम इस स्पीड से फेंकें कि वह नीचे ना आए बल्कि स्पेस में और चली जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल के अपोजिट हमें काम कराना होता है और पृथ्वी पे उस वस्तु को ऐसा वेग देना होता है जिस पे गुरुत्वाकर्षण काम ना करे। उस वेग को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग। तो पलायन वेग की जो डेफिनेशन बनती है वो यहाँ से इस तरह से बनती है, वह न्यूनतम वेग जो किसी पिंड को देने पर वो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, उसे उस पिंड का पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जो किसी पिंड को देने पर वो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, उसे उसका पलायन वेग कहते हैं। इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एनी ऑब्जेक्ट एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है उसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ये होती क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं वो दो तरह की होती है। पहली गति क्या है, परिक्रमण, रेवोल्यूशन। पृथ्वी अपने अक्षों पर लट्टू की तरह नाचती है तो उसे बोलते हैं घूर्णन या रोटेशन। और इसी तरह लट्टू की तरह नाचते नाचते जब अपनी कक्षा में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ होती, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, परिक्रमण और परिभ्रमण। घूर्णन को हम परिभ्रमण भी बोलते हैं। अब परिक्रमण गति कितनी है, मतलब किस स्पीड से अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो स्पीड है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड या लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड।
इसे याद रखिएगा। और ये करने में उसको कितना समय लगा है? 365.25 दिन, 365.25 डेज। तो इतने दिन में पूरा चक्कर लगा ले रही। ठीक, अब आते हैं घूर्णन गति की बात करते हैं। तो घूर्णन गति कितनी? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये करने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में ये पूरा समय इसका पूरा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी जल्दी ये काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया कि ये कितनी तेज़ी से काम कर रहा है। अब कभी कभी यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है, पृथ्वी की परिक्रमा गति ज़्यादा है कि घूर्णन गति ज़्यादा है। तो बच्चा इसको देखता है, डेटा को, और बोलता है कि घूर्णन ज़्यादा है। नहीं, ध्यान से देखिए, इधर से 30 ले लें तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये 30 किलोमीटर चल रहा है। और ये एक घंटे में 1600 किलोमीटर चल रहा है। अब सोचो वो एक घंटे में 30 चल रहा है तो एक मिनट में कितना चलेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो तो एक मिनट में ही से तेज हो गया। तो इसे याद रखिए, पृथ्वी की परिक्रमण गति घूर्णन गति से ज़्यादा होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, पृथ्वी का परिक्रमण काल घूर्णन काल से ज़्यादा होता है। तो दोनों मामले में ये वाला ज़्यादा होता है और ये वाला कम होता है, इसे याद रखिएगा। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उन पर ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अभी ये डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो पृथ्वी चल रही है ये है परिक्रमण, और उसी के साथ साथ वो लट्टू की तरह अपने अक्षों पर घूम भी रही है, इसे बोल रहे हैं घूर्णन। ठीक है, अब इसी पर बेस एक और चीज़ है जो आपको ध्यान है। देखिए, हमारे पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है, और सन उनके एक फोकस पे है। अब ये जो फोकस है वो बराबर नहीं है, मतलब सन एकदम बीचों बीच में नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी जब घूमते घूमते सन के चारों तरफ घूमते घूमते एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो इसे हम बोलते हैं पेरिहेलियन या उपभू। सॉरी, उपभू नहीं, अपसौर, उपसौर। और जब इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है उसे एपेलियन या अपसौर बोलते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से पृथ्वी है, चंद्रमा है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। वो भी किस तरह से घूम रहा है? दीर्घवृत्ताकार पे। और ये भी जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है इसमें भी पृथ्वी एकदम बीचों बीच में नहीं है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन बहुत यूनिक है। अब एक टाइम आता है कि इन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। जब इन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है उसे हम बोलते हैं पेरिजी या उपभू। ये कंडीशन आप देख रहे हैं। और एक टाइम पे इन दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, इसे हम बोलते हैं अपभू या एपोजी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा डायग्राम है। ये डायग्राम आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम को ज़रा सा एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, इसमें रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। P फॉर पास होता है, P फॉर पास, A फॉर अपार्ट, अपार्ट मतलब दूर। ठीक, उप मतलब करीब, अप मतलब दूर। तो उप वाला जो भी है वो करीब में, उप ये है ना, उप ये है। ठीक, तो P फॉर पास, पहली मतलब पास। अब पहली वर्ड आया तो आप लगा लोगे पास, लेकिन अब कौन किसके पास है कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये आपका है, जैसे पहले वाले को ले लेते हैं, ये वाला, इसको देखिए। देखिए, इसमें बीच में कौन है? सूर्य। तो जो भी बीच में होता है उसका नाम हमेशा आखिरी में लगा होता है, सौर। हेलियन, हेलियन मतलब क्या? सन। ठीक, करीब है सूर्य के। अब आपको इतना समझ में आ गया, पहली मतलब करीब, किसके करीब? सूर्य के।
तो सूर्य के करीब कौन होगा? सूर्य अगर बीच में है तो पृथ्वी। तो ये किसके बीच की मिनिमम दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सेम इसी तरह से इसमें देखिए इस वर्ड को, उपभू। उप मतलब करीब, भू मतलब भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, बीच में कौन है? भूमि। ठीक है। अब पृथ्वी बीच में है और न्यूनतम दूरी पे है, तो पृथ्वी अगर बीच में तो उसके चारों तरफ कौन नाचेगा? चंद्रमा। तो ये उपभू जो है अर्थ और मून की न्यूनतम दूरी। इसी तरह से आप अपभू वाले में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आगे की चीज़ें समझने में। ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको अगर आप आसानी से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा चीज़ों को समझना और करना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। साथ ही साथ अगर औसत दूरी हमने निकाली है तो अधिकतम भी होगी न्यूनतम भी होगी। अधिकतम मतलब एपेरियन वाली दूरी कितनी है? 15.2 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी कितनी है? पेरिहेलियन वाली 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इन पॉइंट को याद रखिएगा। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकेंड। सूर्य की किरणें पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लेती है। साथ ही साथ पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमारी पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका एशिया में है, एशिया में नेपाल में, इंडिया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इंडिया और नेपाल में फैला हुआ है। सॉरी, हिमालय इंडिया नेपाल में फैला हुआ है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु है मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त। ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। आप इसमें समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। कुछ किताबों में 50 भी दिया है, एनसीईआरटी में 48 दिया है। तो हम एनसीईआरटी का डाटा लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया होता है वही एक स्टैंडर्ड डेटा होता है, वही आपके एग्जाम में भी माना जाता है, मान्य होता है। इसीलिए 8,850 पे मत जाइएगा, 48 ही है। अगर एनसीईआरटी कभी 50 देता है तो आप फिर 50 लीजिएगा। याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी डिस्प्यूट हो आप हमेशा एनसीईआरटी को ही रिफ़र करिए, उसको ही मानिए, वही आपका स्टैंडर्ड डेटा है। चलिए, मैरियाना गर्त जो है ये 11,033 मीटर गहरी। तो आप समझ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा गहरी तो मारियाना गर्त है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को काट के जड़ से इसमें डालोगे तब भी 2 किलोमीटर से ज़्यादा की जगह बची रहेगी नीचे। अब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा गहरा है हमारा निम्नतम बिंदु। यहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है सिवाय एक व्यक्ति के। वो कौन है? उसे गूगल करके सर्च जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी हमारे पास हमारे अर्थ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अंदर की संरचना। बाहर की संरचना में हमने बेसिक देख लिया, थोड़ा अंदर की जानकारी ले लें, फिर बाहर की लेना ही है। अंदर की जानकारी देखिए, हमें अर्थ के बारे में सबसे मुश्किल काम होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता करना। सबसे मुश्किल काम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक जानकारी ले पाना। क्यों? क्योंकि हम अंदर जा नहीं सकते। हम पृथ्वी के अंदर कितना किलोमीटर गए हैं? ज़्यादा 10 से 15 किलोमीटर, इससे ज़्यादा हम नहीं गए। अब पृथ्वी अंदर 6400 किलोमीटर तक है। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर पाना सबसे मुश्किल काम है। तो यहाँ पर भी हम हाइपोथेसिस और परिकल्पनाओं के भरोसे ही चलते हैं और जो जो चीज़ें हमें बेहतर लगती हैं हम उसी को लेके चलते हैं। तो ना तो मैं इसके अंदर गया हूँ ना आप गए हैं। अगर आप में से कोई गया तो मुझे बताइएगा कैसे गया और उसने क्या अनुभव किया ये भी बताइएगा। चलिए अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
देखिए पृथ्वी में जैसे ही हम 32 मीटर नीचे जाते हैं, जैसे ही हम पृथ्वी में 32 मीटर नीचे जाते हैं, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होने लगता है। पृथ्वी पर जैसे ही 32 मीटर आप नीचे जाते हो, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते जाओ, तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो अर्थ के केंद्र में क्या होगा, जो भी चीज़ें होंगी सॉलिड में होगी कि लिक्विड में होगी, गैस में होगी। तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर लिक्विड में होगी, क्यों, क्योंकि सर अंदर तापमान ज़्यादा है। लेकिन आप किस आधार पर बोल सकते हो कि आप अंदर गए हो? तो वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ज्वालामुखी के आधार पर बोल सकते हैं, ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ज्वालामुखी का जो मैग्मा है वो केंद्र से ही जनरेट होता है? ज़रूरी तो है नहीं। तो हम किस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता सकते हैं? व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स टू डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ? ठीक है, आप इसे सोचिए, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, तब तक मैं इस स्लाइड को एक बार पूरा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पृथ्वी में जैसे प्याज के छिलकों में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, हमारी पृथ्वी में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। मोटी मोटी इसमें 3 लेयर होती, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, आपका क्रस्ट भू प्रॉपर्टी कहलाता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिल के बना होता है। मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीज, और कोर या क्रोड निकिल और आयरन। अब ये इसकी सीमाएं हैं। क्रस्ट जो होता है 100 किलोमीटर तक फैला होता है अंदर। कितने किलोमीटर तक फैला होता है? 100 किलोमीटर तक। ठीक, फिर मेंटल जो होता है वो 200 से 2900 किलोमीटर के बीच होता है। ये आपका पूरा मेंटल है। और जो आपका कोर है, कोर उसके बाद और अंदर तक रहता है। तो ये तो हो गया आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर। लेकिन अंदर कोर में क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो उसका सही उत्तर है भूकंपी तरंगे। ठीक है, ज्वालामुखी वगैरह उसकी जानकारी नहीं देता जितनी अच्छी तरह से भूकंपी तरंगे देती है। अब ये भूकंप क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक गतिविधियां होती हैं उन्हें हम भूकंप बोलते हैं। ये आंतरिक गतिविधियां कहीं ना कहीं से शुरू होती है। जिस जगह से अंदर से शुरू होती है वो होता है फोकस, और पृथ्वी पे सतह पर जहाँ पर वो फोकस का हमें कंपन महसूस होता है उसे बोलते हैं एपिसेंटर। इसे याद रखिएगा, एपिसेंटर सतह पर वो जगह जहाँ पर हमें कंपन महसूस होता है, भूकंप महसूस होता है, एपिसेंटर। और फोकस जहाँ से वो भूकंप जनरेट होता है। अब जब भी भूकंप आता है तो 3 तरह की तरंगे जनरेट होती है, P, S और L। ठीक है, 3 तरंगे होती हैं हमारे पास। पहली तरंग आपकी P, दूसरी S और तीसरी होती है L। हमारे पास भूकंप आने पर 3 तरंगे जनरेट होती, P, S और L। P फॉर प्राइमरी वेव्स, S फॉर सेकेंडरी वेव्स और L फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड में चलने वाली जो तरंग होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड में जो चलती है वो होती है आपकी P वेव्स। और P वेव्स की सबसे खास बात क्या है? ये सभी माध्यम में चल सकती है, ऑल मीडियम में। सभी माध्यम का मतलब क्या है? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हर तरह के माध्यम में चल सकती है। एस वेव की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी वेव्स की, तो सेकेंडरी वेव जो होती है वो लिक्विड में नहीं चल सकती है। इट कैनॉट बी ट्रेवल इन लिक्विड, ये द्रव में नहीं चल सकती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की सरफेस या सतह पर चलती है। और भूकंप आने पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मतलब नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे यही होती हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक होती है। तो हमारे पास भूकंपी तरंगे 3 तरह की होती हैं, P, S और L। P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, L फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की तरंगे हैं, P, S और L, और इनको आपको ध्यान रखना है। अब
ये सारी तरंगे जो होती हैं, इन सारी तरंगों को एक साथ मिला के बोलते हैं हम सेस्मिक वेव। और इन सेस्मिक वेव को रीड करने वाला जो ग्राफ होता है उसे हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ। तो ये सेस्मोग्राफ क्या करता है? सेस्मोग्राफ भूकंप की जानकारी देता है। ये क्या देता है? भूकंप की जानकारी। ठीक है, भूकंप की जानकारी देता है। क्या ये भूकंप की तीव्रता बताता है? बिल्कुल ही नहीं। भूकंप की तीव्रता बताने के लिए हम सेस्मोग्राफ अकेले इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेस्मोग्राफ के साथ अगर हम कोई स्केल फिट कर दें, स्केल में आपके पास कई सारी स्केल होती है, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस स्केल है रिक्टर स्केल। अगर हम इसके साथ ये रिक्टर स्केल फिट करते हैं तब ये भूकंप की तीव्रता बताएगा। तो ये याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिक्टर स्केल एंड सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल के बीच में डिफरेंस पाया जाता है। ये जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। सेस्मोग्राफ सिर्फ भूकंप की जानकारी देता है, कुछ मिनटों पहले ये बता देता है कि भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। ये सीलिंग से लटकी हुई एक डिवाइस होती है जिसमें एक पिन लगी होती है। अगर सीलिंग हिलती है तो पिन अपनी रीडिंग देने लगती है। दिन भर में सैकड़ों भूकंप आते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमें ये तभी पता चलता है जब इसकी तीव्रता 5 स्केल से ज़्यादा की होती है। तो रिक्टर स्केल क्या होती है, आइए इसको जानते हैं, इसको समझते हैं और इस पर जानकारी लेते हैं। रिक्टर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने स्केल के बारे में बताया था। रिक्टर स्केल जो होती है, इस स्केल पर कितने पैमाने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के। ठीक है, और इसमें हर एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर जाने पर, रिक्टर स्केल पर एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर जाने पर कितने का अंतर आता है? हमेशा ये अंतर बराबर होता है। कितने का होता है? 10 गुने का। मतलब आप अगर भूकंप 2 स्केल पर आया है और उसकी जगह 3 स्केल पर आएगा तो वो 2 से कितना गुना भारी होगा? 3 गुना भारी। अगर कोई भूकंप 5 पर आया है और वह अब उसकी जगह वो 6 पर आएगा तो 5 से वो कितना गुना भारी होगा? 10 गुना। अगर कोई भूकंप 5 पर आया, वो 7 पर आया, तो ये 7 वाला 5 से कितना गुना भारी होगा? 100 गुना। ठीक है, 100 गुना, 20 गुना नहीं, 100 गुना, मतलब मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे देखिए ये सब 10 की पावर में चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा पैमाने नहीं है, बहुत ही कम पैमाने, क्योंकि 10-10 गुना में हो रहा है। अब ये 10-10 गुना ही क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है क्योंकि रिक्टर साहब ने सारी जो गणनाएं की थी वो लॉग टेबल के मदद से करी थी, और लॉग टेबल की मदद से किया तो एंटी लॉग लेते हैं तो पावर किस में आता है? 10 की पावर में चलता है। तो रिक्टर स्केल की सारी गणनाएं किस पे आधारित है? लघु गणक श्रेणी पर आधारित है। ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो रिक्टर स्केल से पूछता है। इसमें कितने पैमाने? 0 से 9 के बीच होते हैं। इसमें एक स्केल से दूसरे स्केल पर जाने पर कितने का अंतर आता है? 10 गुने का तीव्रता का अंतर आता है। और इसकी जितनी भी गणनाएं किस श्रेणी पर आधारित है? लघु गणक श्रेणी पर आधारित है। तो भूकंप की तीव्रता बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिक्टर स्केल प्लस सेस्मोग्राफ का। अब भूकंप की जानकारी हमें किससे मिलती है? सिर्फ और सिर्फ सेस्मोग्राफ से। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमने देख लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है? भूकंपी तरंगे। अब इन भूकंपी तरंगों की मदद से हमने ये जाना कि पृथ्वी का जो कोर है, जो क्रोड है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। कितने हिस्सों में डिवाइड है? 2। आउटर कोर मतलब बाह्य क्रोड और आंतरिक कोर। बाह्य क्रोड जो है वो कैसा है? वो लिक्विड के रूप में है। और इनर कोर कैसा है? सॉलिड। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनर कोर ऑफ अर्थ इज इन विच फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड? तो अब याद रखिएगा सॉलिड, ठोस है। आंतरिक क्रोड कैसा है? ठोस। और बाह्य क्रोड कैसा है? द्रव। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो इतना मुझे आपको समझाना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाद्वीप और महासागर। पृथ्वी के अंदर का अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी के अंदर महाद्वीप और महासागर। हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप मतलब जितने भी लैंड, ठीक है, हमारे पास 29% लैंड है, उस 29% में महाद्वीप आते हैं। ठीक है, पृथ्वी में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, और बचा हुआ जो 71% वाटर है उसे हम बोलते हैं महासागर। तो हमारे पृथ्वी महाद्वीप और महासागर में विभाजित है। कुल मिलाकर हमारे पास महाद्वीप कितने हैं? 7 और महासागर कितने हैं? 5। अब इन महाद्वीप और महासागर को एक बार एक एक करके देख लेते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारे पास अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। अब 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? तो 5वें नंबर पे ज़्यादातर लोग आप लेके चलते हैं यूरोप, लेकिन वो गलत है। 5वें नंबर पे आएगा आपका अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे क्या आएगा? 6ठे नंबर पे आपका आएगा यूरोप। और सबसे छोटा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस हिसाब से आपके पास 7 कॉन्टिनेंट है। यूरोप और एशिया एकदम सटे सटे कॉन्टिनेंट में आते हैं। ठीक है, और इस वजह से यूरोप और एशिया एक ही हिस्सा लगता है, लेकिन इसको अलग करता है रशिया। रशिया दोनों में कॉमन है और वो इन दोनों को अलग भी करता है। और रशिया के पास का जो एरिया है यहाँ पर यूराल माउंटेन है, यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत? यूराल। यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला हिस्सा यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। चलिए, अभी क्या है, हमने देख लिया महाद्वीप। महाद्वीप के बाद आते हैं महासागर। महासागर कितने हैं हमारे पास? 5। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। आगे का ग्लोब आपको दिख रहा है, पर दुनिया तो गोल है, पीछे वाला दिखेगा नहीं। ऐसे हम ये गोला घुमा दें और पीछे जो कुछ भी दिखेगा वो पूरा पानी है। यहाँ से घूम के यहाँ तक ये जो कुछ भी है वो पीछे पानी है। और ये जो पानी है जिसकी वजह से पीछे का पूरा हिस्सा आपका वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर आपका है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 महाद्वीपों के बीच में पड़ता है। ये देखिए पूरा अटलांटिक महासागर ये 4 महाद्वीपों के बीच में पड़ता है। तो पास पास के महाद्वीप होने की वजह से दुनिया का सबसे व्यस्तम महासागर है, द बिजिएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 2 हिस्सों में है, नॉर्थ और साउथ। और इसको और ध्यान से देखेंगे तो ये एस बना रहा है, सलमान खान वाला जो एस होता है ना वैसा एस बना रहा है। तो ये एक एस बनाता है। तो कौन सा महासागर है जो एस शेप में है? तो कौन सा महासागर है जो एस शेप में है? अटलांटिक महासागर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हिंद महासागर है। ये एक एम बनाता है, टेक्निकली तो एक एम बनाता है, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर या इंडिया के नाम पर। फिर आते हैं चौथा सबसे बड़ा ओशियन। चौथा सबसे बड़ा ओशियन बहुत टाइम से रिकॉग्नाइज नहीं था। रिकॉग्नाइज ना होने का मतलब क्या है? इसको मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है, कई टाइम तक इसे अंटार्कटिक ओशियन कहा गया, लेकिन अंटार्कटिका आपका एक कॉन्टिनेंट भी है, तो अंटार्कटिक ओशियन कैसे होगा? तो इसका नाम रखा गया दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन। इसका नाम क्या रखा गया? दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन। फिर लास्ट नंबर पे सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की सबसे खास बात क्या है? सामने से नहीं दिखेगा आपको।
इसीलिए इसे छिपा हुआ सा महासागर भी कहा जाता है, हिडन ओशियन। दुनिया का सबसे छोटा महासागर और छिपा हुआ महासागर एक ही है, वो है आपका आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया महाद्वीप और उसकी स्थितियाँ महासागर के साथ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास 3 लाइनें हैं। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, देखिए ये सब लाइनों को हम आगे डिस्कस भी करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन आज हम देख लेते हैं इन लाइनों की इंपॉर्टेंस। एक लाइन है इक्वेटर। इक्वेटर पूरे अर्थ को 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है और ये एक वर्चुअल लाइन है। इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। इसके एक ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारे पास इक्वेटर जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। देखो, एक एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा साउथ अमेरिका है। और यहाँ के देशों में 13 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? टोटल 13 देश। 13 देशों से ये पास होती है। कितने देशों से पास होती है विश्व रेखा? 13 देशों से। और 13 देशों से ये विश्व रेखा पास होती है तो कौन कौन से देश हैं उनको देख लेते हैं। देखिए साउथ अमेरिका में आपके पास 3 देश हैं। पहला देश कोलंबिया, दूसरा इक्वाडोर, तीसरा ब्राज़ील। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील। ठीक है, फिर एशिया में भी 3 देश हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबती। 3 और 3 6 हो गए, बचे कितने? 7। तो 7 देश कहाँ से हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए सबसे पहले आएगा सो टोम एंड प्रिंसिपी, फिर गैबन, पब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केनिया। इनके नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सारे नाम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका के 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका के 7 देश हैं, गैबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सो टोम एंड प्रिंसिपी एंड सोमालिया। तो ये सारे देश जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये विश्व रेखा पर है। तो विश्व रेखा पर कुल देश कितने हैं? 13। देखिए आपको ये अफ्रीका वाले देश याद कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं याद करना है तो कम से कम साउथ अमेरिका और एशिया वाले 3 और 3 याद रखिएगा। एग्जाम देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व रेखा पर नहीं है? ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, मैक्सिको, है ना, अभी दिख रहा है तो आप मैक्सिको फट से बता दोगे, लेकिन एग्ज़ाम में याद तो रहता नहीं है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान रखिएगा। विश्व रेखा पर कुल मिलाकर देश कितने हैं हमारे पास? 13। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन आती है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए डॉटेड लाइन ये वाइट वाली आपको दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कुल मिलाकर 17 देश हैं। कितने देश हैं? 17। अब इन 17 देश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। ये भी 3 कॉन्टिनेंट को कट करता है। पहला आपका नॉर्थ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा आपका एशिया। ठीक है, एशिया में सबसे ज़्यादा 8 देशों से पास होती है। यही एशिया वाले देश आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से देश हैं यहाँ पर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले आते हैं तो आपके पास मैक्सिको और बहामास। बहामास एक आर्चिपेलागो है। आर्चिपेलागो मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिर आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, इसमें आपका नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिशियाना, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 7 देश हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट आपका एशिया वाले। एशिया में देखिए आपके पास कौन कौन से आते हैं? म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश। म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश। बांग्लादेश आ रहा है, इसे याद रखिएगा। इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, ताइवान। ठीक है, ओमान भी है, यूएई भी है, ताइवान भी है, सऊदी भी है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, वाटर बॉडीज आपको ऑलरेडी पता ही है,
तो वो यहाँ पर बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। अब आप इसको समझ गए। तो आपका कुल मिलाकर टॉपिक ऑफ कैंसर पे टोटल देश कितने हैं? 17 देश हैं। इन 17 देश के नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली एशिया वाले देशों के नाम आपको अपने दिमाग में बैठा के रखने हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कुल मिलाकर 10 देश हैं। 10 देश मतलब साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट पड़ेगा, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। साउथ अमेरिका में आपके पास अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे, ठीक है, 4 देश हैं। अफ्रीका में नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया में पूरा ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए यहाँ पर याद रखने वाला साउथ अमेरिका ही है। जो क्वेश्चन बनेंगे वो साउथ अमेरिका के ही पार्ट से बनेंगे, इसे याद रखिएगा। अब इतनी दिन मैंने आपको 3 लाइनें बताई, टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। अब कोई ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों लाइनें पास होती हो? होती है? बताइए जल्दी से। होती है नहीं होती है? हाँ होती है। कहाँ से होती है? अफ्रीका। अफ्रीका एक लौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों लाइनें पास हो रही हैं। तो वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं पास होती हैं? तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों कहाँ से प्राप्त होती, पार होती है? अफ्रीका महाद्वीप से। तो इसे ध्यान रखिएगा, अफ्रीका एक लौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों लाइनें क्रॉस करती हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो और इसमें जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होते जा रहे हो। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारी GMT लाइन। ठीक है, अफ्रीका से तीनों नहीं 4 लाइनें पास होती हैं। 4 लाइन का मतलब क्या है? GMT लाइन भी यहाँ से पास होती है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, अब GMT लाइन जो है, देखिए ये 0 डिग्री देशांतर की लाइन है। 0 डिग्री देशांतर की जो ये लाइन है, इसको आप मैप पर आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये 0 डिग्री की जो लाइन है, ये कितने देशों से पास होती है? ये ज़्यादा देशों से पास नहीं होती। देखिए ये आपके 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। एक आपका यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो पूरा है। यूरोप में UK, स्पेन और फ्रांस। ठीक है, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। अफ्रीका में घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो और बुर्किना फासो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टोटल कितनी लाइनें हो गई? 4। और ये चारों लाइनें आपकी कहाँ से पास हो रही है? चारों लाइनें आपके पास होती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके। क्यों? क्योंकि अफ्रीका से चारों लाइनें पास होती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? क्या होगा आंसर? हाँ, अफ्रीका। बिल्कुल गलत है, अफ्रीका इसका जवाब नहीं होगा। इसका जवाब क्या होगा? थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो 0 डिग्री अक्षांश मतलब इक्वेटर। ये देखिए ये लाइन जा रही है, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर मतलब आपका ये वही लाइन। अब क्या ये अफ्रीका पे काट रही है? देखो ये अफ्रीका है? नहीं, ये अफ्रीका तो नहीं है, ये तो अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कहाँ पे काटती है? अटलांटिक ओशन में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए। ये देखिए सब कॉन्सेप्ट है। अब चलिए जितना आपने समझ लिया अब उस पर थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा पर नहीं है? कौन सा देश विषुवत रेखा पर नहीं है? जल्दी बताइए।
तो इक्वाडोर है, कोलंबिया भी है, ब्राज़ील भी है, कौन सा नहीं है? मैक्सिको। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। सेम इसी तरह से निम्न के किस महाद्वीप से विषुवत कर्क मकर रेखा होकर जाती है? तीनों रेखा होकर जाती है, तो किस महाद्वीप से होकर जाती है? अफ्रीका महाद्वीप से, बताया था अभी आपको। फिर निम्न किसी कौन सा देश कर्क रेखा पर नहीं है? कर्क रेखा पर कौन सा देश नहीं है? तो चाइना है, ओमान है, इंडिया है, कौन सा नहीं होगा? पाकिस्तान नहीं होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान नहीं है। ठीक, अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू इक्वेटर? विषुवत रेखा से कौन सी होकर जाती है? तो कोई इथोपिया नहीं जाती, तो ये तो बाहर हो गया। ठीक है, सूडान नहीं जाता, ये भी बाहर हो गया। तो बचा गया, पहले वाला बच गया। ठीक, फिर मकर रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? ठीक है, तो मकर रेखा कहाँ से होकर जाती है? ब्राज़ील से जाती है, अर्जेंटीना जाती है, पैराग्वे जाती है, कहाँ से नहीं जाती है? बोलीविया से नहीं जाती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको बताए थे, तो अगर आप इसको समझ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अब हम कुछ मैप का एक बेसिक एनालिटिकल फॉर्म में समझ लेते हैं। देखिए, आपके सामने ये यूरोप का मैप बना हुआ है। यूरोप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आती हैं और आप उसे गलत कर देते हैं, तो उसे याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ किसे कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपका नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, फिर मध्यरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। ठीक है, नॉर्वे में 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात होती है। 6 महीने 24 घंटे दिन रहता है और 6 महीने 24 घंटे रात रहती है। ठीक है, लैंड ऑफ 1000 लेक। ठीक है, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? फिनलैंड को। सेम इसी तरह से बाल्कन देश कौन से हैं? बाल्कन देश या पाउडर केक ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? 3 देश हैं। ठीक है, एस्थोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाते हैं आपके बाल्कन देश। तो ये आपके बाल्कन देश हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया 1000 लेक, स्कैंडिनेवियन, मिडनाइट, बाल्कन। इसके बाद आते हैं लैंड ऑफ केक। लैंड ऑफ केक किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड जो है वो यूके का हिस्सा है और उसे लैंड ऑफ केक कहा जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक से, एड्रियाटिक सी की रानी किसे कहा जाता है? इटली को। ठीक है, एटर्नल सिटी। ठीक है, पवित्र देश कौन सा आपका? रोम। ठीक, सेम इसी तरह से आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरिया में कौन से 2 देश आते हैं? पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन आइबेरिया में आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यूरोप का एक जनरल समरी टाइप का है। यूरोप मैपिंग के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूरोप में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो धीरे धीरे करके हम इसे डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ देख ली। अब देखिए, अब यूरोप के बाद हमारे पास जो अगला कॉन्टिनेंट है वो है आपका अफ्रीका। अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका बहुत फेमस है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका की सींग। अफ्रीका कुछ इस तरह का कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका में ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सींग अफ्रीका की। तो वही सींग यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बनाया है, एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूटी।
ठीक है, तो ये इसका मेन एरिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूटी, सोमालिया और आपका इथोपिया। ठीक, तो ये तो बात हो गई मैप का एक बेसिक आइडिया आपको देने के लिए कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर है। टोटल हमारे पास कॉन्टिनेंट कितने हैं आज के टाइम में? 7 कॉन्टिनेंट है। ओशन कितने हैं? 5। 7 कॉन्टिनेंट 5 ओशन का पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है आज के टाइम में हमारे पास ये है। लेकिन अगर हम आज से चले जाएँ 225-30 मिलियन साल पीछे, तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट थे, कितने ओशन थे? तो अगर हम आज से 225-30 मिलियन या साल पीछे जाएंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें वैसी नहीं मिलेंगी जैसी आज मिल रही हैं। ठीक है, इसको बताते, ये सब चीज़ें बताने वाली एक थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, इसको देने का श्रेय किसको जाता है? एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर ने ये बताया था कि आज से कई मिलियन साल पहले, 200-300 मिलियन साल पहले, हमारे पास एक कॉन्टिनेंट था और एक ओशियन था। हमारे पास जो एक कॉन्टिनेंट था उसका हमने सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, उसे हम क्या बोलते थे? पेंजिया। और हमारे पास एक सुपर ओशियन था जिसे हम बोलते थे पेंथेलासा। सारी की सारी बॉडी एक साथ थी, सारी की सारी, चाहे लैंड बॉडी हो चाहे वाटर बॉडी हो, सब एक साथ थी। सारी लैंड बॉडी एक साथ, मतलब पैनजिया मतलब लैंड, सारा लैंड एक साथ, तो पैनजिया। पैनथेलासा मतलब पैन मतलब सारा, थलासा मतलब वाटर, एक साथ था, तो इसीलिए हम इसे बोले पैनथेलासा। फिर धीरे धीरे चीज़ें पलटी, बदली और हमारे पास 1 से 2, 2 से 3 और 3 से फिर 7 महाद्वीपों का सफ़र तय हुआ। और करंट टाइम में हमारे पास 7 महाद्वीप है। लेकिन जब पृथ्वी बनी तो हमारे पास एक महाद्वीप था, इसका नाम था पेंजिया, और एक महासागर था, इसका नाम था पेंथेलासा। फिर धीरे धीरे ये टूटना शुरू हुए और हमारे पास पहले एक महाद्वीप था, फिर ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। ठीक, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। जब ये दोनों पार्ट अलग हुए तो इसके बीच में एक वाटर बॉडी क्रिएट हुई। भाई बीच का जो एरिया है वो खाली हो गया तो पानी बीच में भर गया, और बीच में जो बीच का जो वाटर बॉडी बनी इसको हमने बोला तेथिस सागर। तो इस तरह से हमारे पास महाद्वीपों का विकास चालू हुआ और फिर धीरे धीरे करते करते हमारे पास आज के टाइम में कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन। इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर ने कर दिया था और ये एक रिजेक्टेड थ्योरी है, लेकिन ये आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस आप ये याद रखिए हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट था, इसका नाम क्या था? पेंजिया, और एक सुपर ओशियन था, इसका नाम क्या था? पेंथेलासा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे पेंजिया पेंथेलासा के बारे में, और ये सब एक साथ जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग हुए। फिलहाल हम आज के लिए इतना देन देते हैं। आई होप कि आपको ये अर्थ का सेशन पसंद आया हुआ, और धीरे धीरे करके हम पृथ्वी के जानकारी और ज्योग्राफी में एक एक चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप अपने नोट्स सिस्टमेटिक तरीके से बनाइएगा ताकि आपको चीज़ों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ज्योग्राफी एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, तो आप इसको समझ के करिएगा। थैंक यू सो मच।